नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा और एग्ज़ाम लाइव चैनल में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता ही है, हम पिछली वीडियो में वर्ण के स्वर और व्यंजन शुरू कर रहे थे। स्वर हमने पूरा कर दिया था। व्यंजन के वर्गीकरण में भी हमने बाह्य प्रश्न पूरा किया था, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था कि व्यंजनों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रश्न के आधार पर। प्रश्न के आधार पर भी हमने दो प्रकार के प्रश्न बताए थे, एक तो बाह्य प्रश्न और एक आभ्यंतर प्रश्न। तो जो बाह्य प्रश्न था वो भी दो प्रकार से डिवाइड था, एक तो स्वरतंत्रीय आधार पर और एक था प्राणवायु के आधार पर। फिर हमने स्वरतंत्रीय आधार पर भी दो प्रकार से विभाजित किया, एक तो था सघोष और दूसरा था अघोष। दूसरा प्राणवायु के आधार पर हमने दो भागों में विभक्त किया, एक तो था अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो ये तो था बाह्य प्रश्न के आधार पर। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है आंतरिक प्रश्न के आधार पर, या फिर कह लीजिए आभ्यंतर प्रश्न के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अभिअंतर जो अंदर से लगाया जाए उस प्रश्न को आभ्यंतर प्रश्न कहेंगे। तो ये जो आभ्यंतर प्रश्न है, इसके आधार पर हम जो व्यंजन हैं उसको विभिन्न रूपों में बांटेंगे। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि विभिन्न गुणों के आधार पर व्यक्तियों का नाम रख दिया जाता है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार से उच्चारित होते हैं, कहे जाते हैं, उनका अलग अलग नाम रख दिया गया है। वैसे व्यंजनों को हमने 9 भागों में बांटा है, अर्थात 9 व्यंजनों को 9 नाम दिए हैं। अब आप देख लीजिए कौन कौन से व्यंजनों को क्या क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है, देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? सभी वर्ग के क से लेकर म तक, अर्थात क वर्गीय, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और यह है त वर्ग। ये 25 होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। किंतु आजकल की जो श्रेणी है, इसको आप देख लीजिए कौन कौन सा होगा। एक तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और न, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द और है ध और न। ये है 5 5 5 25 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो 25 वर्ण हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। किंतु कुछ विद्वानों का मतभेद है। आजकल के जो विद्वान हैं, जो मतलब कह सकते हो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, वो जो च वर्ग है इसको स्पर्श संघर्षी कह रहे हैं। वैसे तो ये आप अगर काउंटिंग में दिखा रहे हैं स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शनल आ जाए कि ये बताइए कि कर्कश कौन से हैं या स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, तो आपको च वर्ग का लिखना है। च छ ज, ये जो है स्पर्श संघर्षी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संघर्षी कौन से हैं, तो केवल स्पर्श संघर्षी कौन से हैं तो च वर्ग कहेंगे। और अगर ये पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो ये सारे ही 25 ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है।
तो अगर ये कहा जाए स्पर्श संघर्षी, तो ये च वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी है। इनका एक नाम और भी दिया गया है, कर्कश या कठोर। अब देख लीजिए इनका ये नाम क्यों दिया गया है। ये नाम इनका इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है मूर्धा से उच्चारित होते हैं, ये मूर्धन्य हैं, इसीलिए इनका एक नाम कर्कश या कठोर भी है। पहली बात तो यह है कि ये स्पर्शीय व्यंजन है। दूसरी बात यह है कि स्पर्श संघर्षी का यदि ऑप्शन आता है तो आप च वर्ग को गिनेंगे, और अगर इस तरह से दे दिया जाए कि कर्कश व्यंजन बताइए या कठोर व्यंजन बताइए, तो आप ये वाली श्रेणी लिखेंगे। तीसरा आता है नासिक के व्यंजन। ये जो नासिक के व्यंजन हैं, क्योंकि ये नासिका से उच्चारित होते हैं, नासिका अर्थात नाक से उच्चारित होते हैं, तो नाक से उच्चारित होने के कारण इनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन की एक विशेषता है कि वो जिस वर्ग के हैं उस वर्ग के साथ साथ वो नासिका से भी उच्चारित होंगे। जैसे कि ये हच्चा वर्ग का या ये जो है, ये सब अपने वर्ग के तो साथ में उच्चारित होंगे ही, साथ में नासिका से भी बोले जाते हैं। अब आप देख लीजिए त है, त वर्ग का जो पंचम वर्ण है न, तो त वर्ग जिस स्थान से उच्चारित होता है, प वर्ग का जो है ओष्ठ है, क्योंकि ये ओष्ठ से उच्चारित होता है, इसीलिए प वर्ग का जो म है वो भी म ओष्ठ से लगेंगे ही, साथ में नासिका का भी उच्चारण होगा। तो ये जो पंचम वर्ण है, पंचम नासिका से क्या कह सकते हो, नासिका से नासिका से उच्चारित होते हैं, साथ ही साथ अपने अपने वर्ग के साथ भी उच्चारित होंगे। आप उदाहरण में समझ सकते हैं, जो क है, क वर्ग का पंचम वर्ण है, ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, क्योंकि क वर्ग कंठ से उच्चारित होता है। कंठ से उच्चारित होता है, इसीलिए ये जो है कंठ और नासिका, ये दोनों से उच्चारित होगा। तो कंठ अपने वर्ग के साथ में, अपने स्थान के साथ में नासिका से भी उच्चारित होता है, इसीलिए इसको वर्ग के साथ साथ नासिका से उच्चारित होगा। नासिका से उच्चारित होने के कारण इनको पंचम वर्ण को नासिक्य कहा जाता है। चौथा है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त का क्या मतलब होता है, उत्क्षिप्त इसके नाम से ही जैसे लग रहा है, उत प्लस क्षिप्त। उत्क्षिप्त अर्थात उछाला हुआ। उछलने के अर्थ में, तो इसका क्या मतलब हुआ, जिह्वा ऊपर उछलकर
जिसके उच्चारण में जिह्वा ऊपर उछलकर फिर नीचे आती है, उसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनका दो नाम और होते हैं, जैसे उत्क्षिप्त को क्या क्या और कहते हैं। एक तो इनका नाम है ताड़न जात, क्योंकि ये कह सकते हो ताड़ का मतलब है मारना, छिप जात का मतलब पैदा होते हैं। जो इनका जो स्थान है, जो इनकी पैदाश है, कह सकते हो जात का मतलब पैदा होना। ताड़न जात जो लगने के साथ ही पैदा हो, इसीलिए क्योंकि ये ऊपर उछलने के साथ पैदा होते हैं, इनका नाम ताड़न जात है। साथ ही इनका नाम है द्वित्व, अर्थात जो उत्क्षिप्त है इनके तीन नाम हैं। एक तो उत्क्षिप्त, दूसरा ताड़न जात और तीसरा है द्वित्व। तो आइए आगे चलते हैं। ये चार आधार पर हमने जान लिया है। उत्क्षिप्त हो गया है पूरा, जिसके तीन नाम हैं, एक तो ताड़न जात, द्वित्व और उत्क्षिप्त। अब आ जाते हैं हम प्रकंपित। प्रकंपित का क्या अर्थ होता है? कांपना, विशेष रूप से कांपना। इसके अंदर प्र विशेष रूप से कंपित, विशेष रूप से कंपित, जिसका उच्चारण जो है हमारी स्वतंत्रताएं थोड़ा सा कंपन के साथ करती हैं, तो उसको कहते हैं प्रकंपित। ये कौन सा वर्ण है? ये र है। इसके उच्चारण में थोड़ी सी स्वर इंद्रियां हमारी कंपित होती हैं, इसीलिए इसको प्रकंपित कहा जाता है। अगला है जिसको कह सकते हो काकल्य, अलिजिह्व्य, अलिजिह्वा वाला और स्वरतंत्री। स्वरतंत्रीय। अब इसको काकल्य क्यों कहा जाता है और अलिजिह्व्य क्यों कहा जाता है? हमारे जो गले में एक आपने देखा होगा इस तरह से लटका होता है, उसे अलिजिह्वा कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि शुद्ध रूप से उसको अलिजिह्वा कहते हैं, और वैसे उसको काकू भी कहते हैं, उसका नाम काकू भी है। काकू से उत्पन्न होने के कारण उसे काकल्य कहते हैं, अलिजिह्वा से उत्पन्न होने के कारण इसे अलिजिह्व्य कहते हैं, और स्वर तंत्रियों की वजह से इसे ह कहते हैं। ह कहते हैं, ह का ये नाम क्यों है? क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आप बोलकर देखिए ह, या तो इसमें जो हमारे ये जो गले के अंदर लटका हुआ है वो केवल वो ही हिलता है, उसी से उच्चारित होता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा है काकल्य, अलिजिह्व्य और स्वरतंत्रीय। अब आगे चलते हैं संघर्षी। संघर्षी व्यंजनों के बारे नाम जो बता रहे हैं, उसके एक और नाम है ऊष्म और एक है ऊष्मांड। आप ऊष्म से तो समझ ही रहे होंगे कि श ये वाला ऊष्म है, किंतु ये संघर्षी श्रेणी में भी आता है, क्योंकि जब इनका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो संघर्षण होता है, रगड़ लगती है, इसीलिए इनको संघर्षी भी कहा जाता है। ऊष्म क्योंकि गर्म वायु बाहर आती है, इसीलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। तो इस संघर्षी और ऊष्म ये इनका दो नाम है, इनको ऊष्मांड भी कहते हैं। एक आता है पार्श्विक। पार्श्विक अर्थात पास से,
इसके ये उच्चारित होते हुए किस प्रकार से, इसका जो उदाहरण है वो है ल। अब जब ल उच्चारित होता है तो वो जिह्वा से उच्चारित नहीं होता, जिह्वा के आसपास कह लीजिए या दोनों छोरों पर दोनों ल कैसे उच्चारित होता है, जब हम ल को बोलते हैं तो पीछे से जो जिह्वा है वो हवा जो है साइड से निकल जाती है, ना कि जीभ से बोले जाते हैं। जीभ के साइड वाले किनारों से हवा निकलती है, उससे बोले जाते हैं, इसीलिए इनको पार्श्विक अर्थात पास से निकल जाती है हवा, इसीलिए इनको पार्श्विक की श्रेणी में रखा जाता है। अब एक रह जाता है आपका, आजकल अगर क्वेश्चन आता है कि वत्स्य कौन से हैं, तो वत्स्य क्या, आप इधर ही लिख देते हैं, वत्स्य स, ड, ट और ल, इनका नाम जो है आधुनिक लोग कहते हैं, आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने इनका एक नाम वत्स्य दिया है। तो इस आधार पर हमने 9 भागों में बांटा है और 10वां है ये। एक तो था स्पर्शीय, दूसरा स्पर्श संघर्षीय, उत्क्षिप्त, लुंठित, पार्श्विक, प्रकंपित, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षीय, स्पर्शहीन। इस प्रकार से करके हमने 10 भागों में इनको विभक्त किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और आगे इस पर बने रहें। धन्यवाद।